नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विसेज पे। मैं आज उपस्थित हूं डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज़ में और आज दिनांक है 5 जनवरी 2026। डीएनए सीरीज़ ने आज से एक दावा करना शुरू किया है। किसके लेकर के? एग्ज़ाम को लेकर के कि बिहार में जैसे एसआई में 15+ क्वेश्चन डीएनए सीरीज से आएंगे, एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 30+ क्वेश्चन, बीपीएससी में 40+ क्वेश्चन, बीएसएससी में 30+ क्वेश्चन, यूपीएससी सीएससी में 10+ क्वेश्चन आएंगे, एनटीपीसी में 15+, आरआरबी लेवल 1 में 15+ और यूपी के एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस में 10+ और यूपीएसआई में 5+ क्वेश्चन की दावा लेकर के चलता है। और आप लोग इस दावा के साक्षी बनेंगे कि इतना सवाल पूछा या नहीं। तो चलिए आज की सेशन हम शुरू करते हैं। आज 10 क्वेश्चन हैं और आज से डेली 10 क्वेश्चन ही आएंगे और रात के 8 बजे आपको ये सेशन मिलेगा। शाम को 8 बजे, शाम कहिए या रात कहिए, 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, उससे जुड़े करंट अफेयर एवं स्टैटिक के तथ्य भी उपलब्ध होंगे। फिर आपको 5 क्वेश्चन आज का बनाया हुआ मिलेगा और 5 पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। न्यूज़ नंबर 1 है। पहला न्यूज़ है कि राजस्थान, क्या हो गया? हाँ, राजस्थान में व्हील चेयर नहीं उठा सकती थी लेकिन मिले 2 अवार्ड। अब ये अवार्ड से रिलेटेड है तो इसे देखते हैं क्या था न्यूज। कि राजस्थान के भीलवाड़ा, क्या हो गया? चल कहने का राजस्थान के भीलवाड़ा की 17 साल की बेटी जिजीविषा जोशी, नाम क्या है? जिजीविषा जोशी कहाँ के रहने वाली है? राजस्थान की भीलवाड़ा की। लेखन के क्षेत्र में 2 सम्मान मिले हैं। कौन कौन? तो देश रत्न अवार्ड एवं इंडियन ग्लोरी अवार्ड। अब आइए देखते हैं कौन कौन अवार्ड मिला है। तो देश रत्न अवार्ड पहला और दूसरा इंडियन ग्लोरी अवार्ड। ये किसे मिला है? तो राजस्थान की रहने वाली है और नाम क्या है? जिजीविषा जोशी। तो इसी से रिलेटेड आज के न्यूज़ को हम कवर करेंगे, इसी से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए, जो महत्वपूर्ण हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी भाषा में 2000 सुशील शुक्ला। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है और लघु कथाएं 1/12 के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? पार्वती तिर्की और कविता संग्रह फिर उगना। हाँ, युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है और बाल पुरस्कार 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 और 2025 को हम नहीं पढ़ेंगे। 2024 और 2023 को केवल 2025 देखेंगे। मैन बुकर पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? भानु मुश्ताक। कहाँ की रहने वाली है? भानु मुश्ताक कहाँ के हैं? भारत की। कृति क्या था? हॉट लैम्प कन्नड़ कहानी संग्रह। अनुवाद किया था दीपा भस्ती ने। और इसके अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार चुनी गई है। मैन बुकर पुरस्कार 2024 नहीं, केवल 2025 ही हम पढ़ेंगे। चलिए, मैन बुकर पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? डेविड रजले
और कृति क्या है, फ्लैश। और यह पुरस्कार जीतने वाले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक। सरस्वती सम्मान 2024, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 की विजेता कौन है, महामाया पाध्याय साधु भारद्वाज। संस्कृत पुस्तक के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है विजेता, सूर्य बाला हिंदी लेखिका है। और कृति कौन सा था, कौन देश की वासी वेणु की डायरी, सूर्य बाला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद शुक्ला को मिला है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। और पिंतेजर पुरस्कार 2025 किसे, वस्तुकला के क्षेत्र में लियू जियानुकुन चाइना को। और प्रिंटजर पुरस्कार 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में वाशिंगटन पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में, द वॉल जर्नल नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। आइए इसके अन्य तथ्य की भी हम बात करते हैं। ये थोड़ा सही से विजिबल नहीं हो सकता हो, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, श्री श्री रविशंकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया। कुल देश में 45 शिक्षक का चयन किया गया। बिहार के 3 शामिल हैं, कुमारी निधि किशनगंज की, दिलीप कुमार सुपौल की और प्रमोद कुमार नालंदा की। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एफिलियंट्स, ये ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी का 64वां संस्करण विजेता है प्रेम पुखरावम, मणिपुर की। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सीमाना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल वालचेट जोनिया, इनविजिबल है थोड़ा तो पढ़ने में इसलिए दिक्कत हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उद्यान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को दिया गया। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 को नहीं पढ़ना है क्योंकि 2026 में 2025 से ही पूछा गया। कन्नड़ सावित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चलिए, पहला न्यूज़ हमने देख लिया। आइए अब दूसरा का न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ दूसरा क्या है था कि एआई डेटा सेंटर और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी और 2027 में ऑपरेशन के लिए एआई पूर्ण इंटीग्रेटर के रूप में मनाने का फैसला किया है। 2025 को सेना क्या कहा, सुधार का वर्ष। 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सिक्योरिटी नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी और 2027 को ऑपरेशंस के एआई से पूर्ण इंटीग्रेशन
सेलिब्रेशन के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो 2025 को सुधार के रूप में, सुधार का वर्ष, 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी और 2027 को ऑपरेशंस के एआई से पूर्ण इंटीग्रेशन। उसके बाद 2000, यहाँ देखिएगा ध्यान से कि सेना ने साल 2023 से 32 को परिवर्तन का दशक घोषित किया है। परिवर्तन का दशक किसे घोषित किया है? तो 2023 से 2032 तक के परिवर्तन का दशक घोषित किया है। काम करने के तरीके में सुधार, 2024 के तकनीकी आत्मसात और 2025 के ज़मीनी स्तर पर बदलाव को रोड मैप बनाया है। तो इसमें इतने बात हम याद रखेंगे। अब आगे आइए, अब हम सारे ऑपरेशंस को देखते हैं। महत्वपूर्ण ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? ये कब हुआ? नवंबर 2025 में। विनाशकारी चक्रवात सागर बंधु, मगर मतलब अपने सागर की मित्र, सबसे लगा हुआ मित्र कौन सा है? श्रीलंका। तो विनाशकारी चक्रवात दितवाह में आए श्रीलंका में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार चलाया था। ऑपरेशन क्रिस्टल फिडरेस, ये एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया था। ऑपरेशन राहत क्या है? तो ऑपरेशन राहत द्वारा सेना से बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाया गया। ऑपरेशन राहत मतलब पंजाब में इतना बाढ़ आया था कि चलाना पड़ा क्या? ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान की ड्रंगपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बाइकर गिरोह पर निगरानी के लिए कार्रवाई करना। राजस्थान सोशल मीडिया के द्वारा जो बाइक राइडर गिरोह हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या चलाया? ऑपरेशन संस्कार। ए ड्राइवर संस्कार में रह करके गाड़ी चलाओ, नहीं तो ऑपरेशन संस्कार चलाया जाएगा। आगे है ऑपरेशन महादेव। पहलगाम आतंकी हमला के मांडर माइस्ट लश्कर ए तैयब जी को मारने के लिए चलाया गया ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर भी तो आप जानते ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ है, लगले उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये क्या है? 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किया गया। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड पुलिस द्वारा विभिन्न अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम करता है। उसके लिए क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन कालनेमी। उत्तराखंड पुलिस कहता है कि साधु संतों के रूप में तुम अगर ठगने के प्रयास करेगा तो हम कालनेमी बन करके आएंगे। चलिए, ये इसलिए हम बोल देते हैं क्योंकि आपको याद रहेगा। ऑपरेशन शिव, दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थयात्री मार्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिव लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन शिव लॉन्च कहाँ किया गया? दक्षिण कश्मीर हिमालय में। ऑपरेशन शिव, शिव की शक्ति और शिव की महिमा, अमरनाथ गुफा जाने के लिए रास्ता को सही सुधारा गया। ऑपरेशन बिहाली, आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। क्या? ऑपरेशन बिहाली। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने बिहाली ऑपरेशन चला करके आतंकवादियों का पता लगाया। ऑपरेशन स्पाइडर वेव्स, ऑपरेशन स्पाइडर वेव्स क्या है? तो 1 जून 2025 के यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक के सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस के कई सैन्य
हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन वेव, वेव टेलीस्कोप, वेव और वेबसाइट से याद आपको रहेगा कि यूक्रेन ने रसिया के कई सैन्य हवाई अड्डों पे को क्षतिग्रस्त किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिटलिचर बम्बर मिसाइल से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मतलब रात में ऑपरेशन चला दिया। कौन? अमेरिका ने। तो क्या किया? ईरान के 3 परमाणु हमलों को उड़ा दिया। इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3। इजराइल ने ईरान ईरान पे चलाया क्या? ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3 के प्रतिक्रिया के रूप में ईरान के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पे। तो इजराइल ने चलाया ईरान पे क्या? ऑपरेशन 2 प्रोमिस। ऑपरेशन राइजिंग लायन कौन चलाया? तो इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि इजराइल ने मारा ईरान को। इजराइल अगर हमला किया ईरान पर तो क्या होगा? ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3। ऑपरेशन 2 और प्रोमिस 3। लेकिन जब ईरान मारेगा इजराइल को तो कहलाएगा राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये बात समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेशन सिंधु। तो ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियो जिले में शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठन को सर्च करना था। किसके तहत? ऑपरेशन केलर के तहत। मतलब केलर के तहत सर्च करके किल कर दिया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। ऑपरेशन शील्ड ये कहाँ पे कराया गया? पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर से सटे हुए हैं। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा चलाया गया इस अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना। ऑपरेशन चक्र मतलब सीबीआई ने अपना चक्र चला करके जो भी डिजिटल गिरफ्तारी वाली बात में ठगी करता था उसको ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? तो भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप में पीड़ित को चिकित्सीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। जब म्यांमार में भूकंप आया तो भारत सरकार ने कुछ चिकित्सीय सहायता भेजा जिसे कहते हैं ये कि भेजा गया तो ऊपर वाला की कृपा है, ब्रह्मा की कृपा है। ऑपरेशन डेविड हंट, इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन डेविड हंट कहाँ चलाया गया? तो बांग्लादेश में। ऑपरेशन डेविड हंट बांग्लादेश में। ऑपरेशन सर्द हवा, गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के संभावित घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर और भारत पाकिस्तान की सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। अब जनवरी में तो आपको पता है कि कितना ठंड रहता है। उस समय कोई घुसपैठ करके इंडिया में ना आ जाए, जिसके लिए बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द शुरू किया गया। सर्दी के समय में राजस्थान एवं पाकिस्तान से लगे भारत के सभी सीमों पे ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार ने टाइफून
यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने INS सतपुड़ा को म्यांमार और C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भेजा। किससे प्रभावित? टाइफून चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए सद्भाव, मतलब अपना दिल खोल करके श्रद्धा भाव से सेवा करने के लिए। क्या? जब टाइफून आया था तो कहाँ कहाँ? म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड पुलिस द्वारा। क्यों? क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ, तो आप जाएंगे मर्यादा में, मतलब सुचारू रूप से संचालन के लिए। ऑपरेशन बाबा बकेट, उत्तराखंड के नैनीताल जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बकेट लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन बकेट में क्या होता था कि वायुसेना समुंदर से जल उठा करके, या जहाँ जल की भंडार है वहाँ जल उठा करके और लिया करके वहाँ उलट देना, आग पे छिड़क देना जहाँ आग लगा है। किसमें? बकेट में पानी उठा करके ले जाएगा, तो ऑपरेशन बकेट। ऑपरेशन राइजिंग सन, 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन शुरू किया। राइजिंग सन और ऑपरेशन इंद्रवती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा थोड़ा लिंक करके, थोड़ी कुछ पे कुछ बात बोल करके ये आपको याद करने और कराने की प्रयास किया हूँ। अगर ये प्रयास सही लगा हो तो आप इसे शेयर करें और कमेंट में 2 अच्छी लाइनें लिखें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, पढ़ाने के लिए डेडिकेशन मिले, और जो आपको अच्छे लगे और जो तो अपने से चाहने वालों को लिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। आइए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 3 कि मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना, चल क्यों नहीं रहा, मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना 14 जिलों में भिक्षुकों को पुनर्वास गृह खोले जाएंगे। मतलब जो भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं, अगर अपनी भाषा में कहें तो उनके लिए पुनर्वास गृह खोला जाएगा। उसमें क्या क्या होगा? तो रहना, खाना, सुरक्षित जीवन यापन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कहाँ कहाँ खुलेगा? तो ये ऊपर आपको दिया हुआ है, ये याद कर लेंगे। इनमें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन, योग आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसके पिछड़े परिवार को जोड़ा जा रहा है। भिक्षुक उत्पादन समूह, सभी राज्य के भिक्षुक के पुनर्वास के लिए 6 सक्षम उत्पादक समूह संचालन, जहां उन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाएंगे। ये है अगरबत्ती की, दिया बाती की, नारियल, झाड़ू, चप्पल आदि मतलब स्किल भी सिखाया जाएगा। योजना के लाभ किसे मिलेगा? तो बिहार के मूल निवासियों को। तो आइए इसके साथ बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख योजना के भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 1 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल के मंजूरी मिला। ये क्या है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, कलाकारों को पेंशन दिया जाएगा। तो जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। उसके तहत पात्र कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, दुर्लभ लोक कलाओं, संगीत विधाओं और चित्रकलाओं को पुनर्जीवित करना। इसके लिए 20 गुरुओं और 15,000 रुपये प्रति माह, 20 गुरु को 15,000 रुपये प्रति माह एवं 20 संगीतकार को 7500 रुपये प्रति माह एवं 160 चेले को 3,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना,
इस योजना के तहत विभिन्न कंपनी में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, इस योजना के तहत राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे समाज में कमजोर वर्ग के परिवार की आर्थिक बोझ कम हो सके। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क ह्यूमन पिपोलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। दरअसल हो क्या रहा है कि सर्वाइकल कैंसर बड़े पैमाने पे विकसित हो रहा है, जिसके लिए टीकाकरण की ज़रूरत है। तो 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को किसका टीका दिया जाएगा, तो आप इसमें याद रखेंगे ह्यूमन पिपोलोमा वायरस। आगे है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। इसके तहत ट्रक, बस और ऑटो टैक्सी जैसे ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रैकिंग में राज्यों को मदद करेगी। लघु उद्यमी योजना, ये कब शुरू किया गया, तो 5 फरवरी 2024 को। मासिक परिवार आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना को शुरुआत करेंगे। वही 10,000 दिए हैं और 2 लाख फिर देंगे, वही योजना है। 10 लाख चुनाव में जो दिए, आगे 2 लाख के बात किए। चलिए अगला है मेरी सड़क मेरी जवाबदेही। 1 अगस्त 2023 को सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम 7 अगस्त 2023। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की गई। मिशन परिवर्तन 4 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करना। हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। 28 नवंबर 2022 को बोधगया में भी इसकी शुरुआत की गई। कुल पाइपलाइन 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4475 करोड़ रखा गया है। 2051 तक जनसंख्या का टारगेट किया गया है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 4। चौथा न्यूज़ है कि मधु शर्मा मैच्योर बेसबॉल फेडरेशन की उपाध्यक्ष बनी है। न्यूज़ को पहले पढ़ेंगे। बिहार की मधु शर्मा को मैच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है। इनका चुनाव वर्ष 2025 से 29 मतलब 4 साल के लिए किया गया है। फेडरेशन के चुनाव परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर न्यायमूर्ति देवव्रत दास द्वारा घोषित किए गए सूची के अनुसार मधु शर्मा देश भर में मिले समर्थन के बाद उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेगी। मधु शर्मा मैच्योर बेसबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बनी है। आइए तो इसके साथ ही हम देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति। संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।
नीति नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने। अरुण कुमार सिंह ONGC का अध्यक्ष। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव। प्रत्यय अमृतलाल बिहार के मुख्य सचिव। वीरेंद्र वत्स NCC के महानिदेशक। शैलेंद्र चंद्र टाटा मोटर्स और MD के CEO बने हैं। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO बने। निर्मल कुमार भिंडा एसोचैम के अध्यक्ष। और फसाई के प्रमुख कौन बने? अजित पुन्हानी। अमित खरे भारतीय उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव बने हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निर्देशक। मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष। B साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक। दीपक बांग्ला अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक। अजय सेठ DAI के अध्यक्ष। अब क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़ते हैं, जो गैर महत्वपूर्ण, जो कम जरूरी लगता है उसे छोड़ते चलते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल L नागेश्वर राव। भारतीय मुक्केबाजी संघ के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह। और LIC के MD एवं CEO R दोरईस्वामी। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव। विश्वजीत असहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक। अनंत गोयल फिक्की के नए अध्यक्ष। और लालू प्रसाद यादव RJD के अध्यक्ष बने हैं 13वीं बार। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष बने 9वीं बार। और शिव सुब्रमण्यम रमन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला न्यूज़ है कि बक्सर ने जीता राज्य जूनियर बालक कबड्डी का खिताब। 11वीं राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब बक्सर ने जीत लिया है सिवान के जीरादेई में। अब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। 51वीं बिहार राज्य बालक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ सिवान में। और जीता कौन? बक्सर। 51वीं बिहार राज्य बालक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ सिवान में और जीता बक्सर। सिवान के जीरादेई में खेले गए फाइनल मुकाबले में बक्सर की टीम ने बेगूसराय को, और उप विजेता कौन है? बेगूसराय। इससे पहले सेमीफाइनल में बेगूसराय ने सारण को और बक्सर को पटना में इतने से हराया था। समापन समारोह में बिहार राज्य कबड्डी संघ के चेयरमैन कौन है? विजय सिन्हा। अब चलिए इसमें याद क्या रखना है कि 51वीं बिहार राज्य बालक कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ हुआ आयोजन? तो सिवान में। विजेता कौन रहा? बक्सर। और उप विजेता बेगूसराय। आइए इसी के साथ हम देखते हैं बिहार राज्य में हुए प्रमुख खेल। हीरो मेस हॉकी इंडिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हुआ। कहाँ खेला गया? राजगीर में। शुभंकर क्या रहा? चांद। शुभंकर चांद के नाम मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। चांद एक बाघ है
और ये 12वां संस्करण था और इसमें 8 टीमें भाग लेगी। अगला है एशिया रग्बी अंडर 20 वेसेंस चैंपियन 2025। ये 9 से 10 अगस्त को खेला गया। ये भी राजगीर में ही खेला गया और इसका शुभंकर क्या था? अशोक, मतलब खरगोश। कुल 9 देश शामिल हुए थे। पुरुष वर्ग के विजेता हांगकांग रहा, चीन। महिला वर्ग के विजेता भी चीन ही रहा। मतलब रग्बी कप इस बार किसके हाथ गया? तो चाइना के। पुरुष वर्ग में भारत ने 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। महिला वर्ग में उज्बेकिस्तान को हराकर 3रा स्थान हासिल किया है भारत ने। और महिला रग्बी टीम में बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल थी। कौन कौन? आरती कुमारी, अंशु कुमारी, कल्पना कुमारी और गुड़िया कुमारी। अगला देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण। ये बिहार के 5 शहर में हुआ। पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय के साथ साथ दिल्ली में भी हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक। गज सिम्हा इसका शुभांकर रहा और थीम गीत था खेल के रंग बिहार के संग। महाराष्ट्र ने पदक तालिका के शीर्ष पर रहा और बिहार 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत, 18 कांस्य और कुल 36 जीता और 15वां स्थान प्राप्त किया। रग्बी में 2 स्वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। सेपक टकरा विश्व कप 2025 20 से 25 मार्च तक खेला गया पाटलिपुत्र के कंकरबाग में और इसका शुभांकर रहा भीम बाइसन। इसमें 20 टीमों ने भाग लिया था, 20 देश के टीमों ने। इस खेल के किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। थाईलैंड के पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। मतलब शीर्ष जीता कौन? थाईलैंड। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीता। और पुरुष वर्ग में रेनू टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अगला है बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 22-23 फरवरी को खेला गया मुजफ्फरपुर के खेल मैदान में। मुजफ्फरपुर टीम ने ओवरऑल खिताब जीत लिया। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है जो 2 रूपों सांड और ताओलू के में आयोजित किया जाता है। और 60वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम राइडिंग रोड चैंपियन 2024-25 22 से 24 जनवरी 2025 पटना के मरीन ड्राइव में खेला गया। 22 राज्यों के 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राजस्थान व महाराष्ट्र ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहा। बिहार कितने मेडल जीता? 7 और कौन से स्थान पर रहा? 4थे स्थान पे। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। गुड़िया इसका शुभंकर रहा। टैगलाइन था हॉकी का पर्वत बिहार का पर्व। भारत ने चीन को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया और 6 देशों की टीम ने इसमें भाग लिया था। तो इसी के साथ हमने आधे न्यूज़ को कवर किया जिसमें लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अमेरिका की दादागिरी। इसे हमने इस टॉपिक को कल भी कवर किया था, उसी के सीरीज़ में आज भी इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज का क्या अपडेशन है उसे हम देख लेते हैं। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बदनाम जेल में मदुरै और सिलिया को भेजा गया। मदुरै वही वेनेजुएला के राष्ट्रपति और सिलिया उसकी पत्नी, जिसे अमेरिका द्वारा टांग लिया गया था, मतलब उसे उठा लिया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के कब्जे के बाद रुकने के मूड में अभी नहीं है। भाई तो क्या करेंगे? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पड़ोसी क्यूबा, मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका देश कोलंबिया के नेताओं का भी मदुरै जैसा हश्र हो सकता है। मतलब खुली धमकी मिल रहा है। ये सभी देश अमेरिका के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। मैक्सिको पर हमलावर ट्रंप ने यह तक आरोप जड़ दिया कि वहाँ क्लाउडिया शिनबाग नहीं
ड्रग माफिया सत्ता चला रहे हैं। ओहो, ट्रम्प चाचा दूसरे मूड में लग रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि कई बार सिनबाम को चेता चुके हैं। क्यूबा में लोकतंत्र नहीं है। अमेरिका कई बार वहाँ के लोगों के अधिकारों के पक्ष में जवाब उठा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा वेनेजुएला के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति को अमेरिका में कोकीन भेज रहे हैं। अरे भाई, चलो ये तो होता ही रहता है। तो इधर अब देखते हैं कि इसमें क्या है। भारत ने चिंता जताया है। क्या चिंता जताया? तो वेनेजुएला के घटनाक्रम को चिंताजनक बताया। वार्ता से मामला सुलझाने के लिए भारत का है। हमेशा से भारत तो यही कहता है कि और शांत रहिए, बातचीत से मामला निपटाइए। अब इसमें देखते हैं कि पूरे देश का प्रतिक्रिया क्या रहा। तो चीन कहता है कि निकोलस मदुरो को दोनों यानी पति पत्नी दोनों को जल्दी रिहा करें, ये चीन ने कहा। मदुरो के लिए 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला में घुसे थे हेलीकॉप्टर। आइए तो इसमें कुछ 100 फीट, हाँ, ये क्या अन्य देशों की प्रतिक्रिया रहा वो हम इसमें लगाए हैं। यहाँ पर आप तबाही का मंजर देख सकते हैं कि ये तबाही का मंजर है पहले की और ये है कांड करने की बाद की। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार से हमने जो ज्योग्राफी के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर किए थे। अगर आपने इसे देखने से मिस कर दिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के 4 जनवरी के DNA सेशन में आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी एवं गहराइयों से एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज्योग्राफी का क्लास लिया गया। चलिए, तो आज हम इसे कवर करने वाले नहीं हैं ज्योग्राफी को। हाँ, तो अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ भी हुआ। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतिम राष्ट्रपति, केवल डेल्सी इसमें याद रखेंगे, डेल्सी डेल्टा से डेल्सी को राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविज़न पर अमेरिका से अपील की है कि मदुरो को तत्काल रिहा किया जाए। कहा कि देश में केवल एक ही राष्ट्रपति रहेगा, निकोलस मदुरो। हम वेनेजुएला को अमेरिका के उपनिवेश नहीं बनने देंगे। चलो, ये सो तो भाषणबाजी होता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात निकल के आया कि एलन मस्क ने वेनेजुएला के लिए मुफ्त स्टारलिंक सेवाओं की घोषणा की है कि हम वेनेजुएला को फ्री में इंटरनेट देंगे जब तक ये सारा मामला चलता रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ छठा न्यूज़ को हम एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां न्यूज़ क्या है? 7वां है कि गोवा में आज समुद्र प्रताप पोत का जलावतरण करेंगे राजनाथ सिंह। मतलब जल में उतारेंगे एक पोत को जिसका नाम होगा समुद्र प्रताप। आइए इसका डिटेल जानते हैं कि क्या है समुद्र प्रताप। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के 2 प्रदूषण नियंत्रक पोत अभी प्रताप क्या है? प्रदूषण नियंत्रक, प्रदूषण को नियंत्रण करेगा और किसके द्वारा बनाया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे हाईलाइट भी कर देते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है एवं यह प्रदूषण नियंत्रक पोत है। कौन? समुद्र प्रताप। यह पोत तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणाली से लैस है, जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर और बाहर व्यापक प्रदूषण रोधी मिसाइल चलाने में मदद मिलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि यह उच्च सटीकता वाले अभियान के संचालन चिपचिपे तेल से प्रदूषकों को पुनः प्राप्त करने एवं दूषित
पदार्थों का विश्लेषण कर सकता है और दूषित पानी से तेल को अलग करने में सक्षम है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में समुद्र प्रताप पोत का जलावतरण करेंगे कौन? तो रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। हाँ, ये होता रहेगा। चलिए, तो इसमें दो बातें याद रखने वाली है। क्या क्या? समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप क्या है? तो समुद्री पोत है। इसे विकसित कौन किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इसकी खासियत क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रक है, प्रदूषण नियंत्रक। कैसे? तो समुद्र में तेल पॉल्यूशन हो जाता है, उसे भी ये नियंत्रण में रखेगा। चलिए, लगातार बैक टू बैक न्यूज़ की पवेलियन में लौटते हुए फिर से 8वां न्यूज़ के साथ न्यूज़ है कि INSV कौंडिल्य ने अपनी यात्रा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया। भाई, तो फिर यहाँ जानेंगे कि INSV कौंडिल्य है क्या और यात्रा कहाँ की कर रहा है और 1/3 पूरा कर लिया। तो भारतीय नौसेना के जहाज INSV कौंडिल्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई निकल करके। तो जानते हैं कि ये क्या है। गुजरात के प्रबंधन से ओमान के लिए जा रहा है। आधुनिक जहाज़ों के विपरीत कौंडिल्य में कोई इंजन नहीं है, तो कैसे जा रहा है? ये पूरी तरह से हवा और पाल से जा रहा है। जैसे कि आपने अपनी इतिहास में सुना होगा कि सर्वप्रथम नाविक जो आया था पुर्तगाल से, वो पाल टांग करके और हवा की झोंकों से आगे बढ़ता गया। उसी प्रकार से चित्र भी दिखाएंगे आपको, घबराइए मत। 5वीं शताब्दी की जहाज निर्माण विधि पर निर्भर है। स्वदेशी रूप से विकसित जहाज की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये वो कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यही है कौंडिल्य। ये न्यूज़ पहले के भी है, तो इसे देखते हैं। ये पोरबंदर से कहाँ जा रहा है? ओमान। मैप की से भी देख लिए। 1400 किलोमीटर की दूरी है और 750 नॉटिकल माइल्स है। ये सफ़र होगा 15 दिन के। नाविक की संख्या 16 है। जहाज़ की लंबाई 65 फीट है, चौड़ाई 22 फीट है, ऊंचाई 13 फीट है, वजन 50 टन है। लेकिन ये याद नहीं रखने हैं, केवल आपको याद रखना है कि कौंडिल्य जो है तिरपाल से बना हुआ है एवं हवाओं की झोंकों से जाएगा। कहाँ जा रहा है? तो गुजरात के पोरबंदर से ओमान जा रहा है। ये लकड़ी नारियल की रस्सी से बना भारतीय जहाज़ है जो बिना इंजन GPS ओमान पहुँचेगा। ना GPS ना इंजन, इतना बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ नंबर 9 है कि आधुनिक युद्ध की चुनौती को निपटने के लिए राजस्थान में तैयार हुआ एक स्पेशल फोर्स है। उस फोर्स का नाम है भैरव बटालियन। भैरव बाबा। जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो बाहर एक मिलते हैं भैरव बाबा। वही भैरव से आप याद रखेंगे, भैरव बटालियन। चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। 15 जनवरी से जयपुर में होने वाली आर्मी परेड में ये शामिल होगी यह बटालियन। तो न्यूज़ क्या है? सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने नासिराबाद में एक विशेष फोर्स, नासिराबाद कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, एक सैन्य फोर्स को तैयार किया है। नासिराबाद की छावनी में तैयार हुई फोर्स का नाम है भैरव बटालियन रखा गया है। भैरव बटालियन 15 जनवरी से जयपुर में होने वाली आर्मी परेड में शामिल होगी। इस बटालियन के साथ ही ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं। इन ऑपरेटर्स को ड्रोन उड़ाने के लेकर के दुश्मन के ठिकानों का निशाना बनाने के लिए ये सब। चलिए ये तो न्यूज़ की हो गया।
तो टोटल आपको याद रखना है भैरव बटालियन। और कोई जानकारी की चीज़ें भैरव फोर्स के लिए है तो देखते हैं। चलिए नहीं है तो ये कहाँ किया गया है भैरव बटालियन, तो एक याद रखेंगे नासिराबाद और दूसरा राजस्थान में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 10 में। चलिए ये अब लास्ट न्यूज़ है। न्यूज़ नंबर 10 क्या है कि भारत 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए कर रहा है मजबूती से प्रयास। ये किसने कहा? प्रधानमंत्री ने। ओलंपिक खेलों के लिए तो हम यहाँ देखेंगे कि ओलंपिक के बारे में देखेंगे कि 34वां ओलंपिक 2028 में, ओलंपिक 4 साल पे होता है। तो 34वां ओलंपिक कहाँ होगा लॉस एंजिल्स में। 35वां ओलंपिक कहाँ होगा 2032 में? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? मिलान और कार्टिना इटली में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? फ्रांस में। और 27वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? सल्ट सिटी यूएसए में। और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ होगा? डकार सेनेगल में। तो इसके साथ तो अभी हमने काफ़ी पेजेस लगाया था इसे कवर करने के लिए ओलंपिक को, जिस प्रकार से आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। लेकिन ये सारे बातों को कवर करेंगे तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा। तो ये जो ओलंपिक का पीडीएफ देख रहे हैं इसे हम अभी तुरंत एक ओलंपिक के नाम से वीडियो बना करके फिर से आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा और इसके कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी ओलंपिक नाम से लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ओलंपिक जिसे कवर करना हो तो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आज का 5 क्वेश्चन क्या है जो कल पढ़ाया गया था कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगाने वाला ये कौन सा देश है ये पूछ रहा है आपसे। सैन्य नेताओं मामादी डोबियो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं ये पूछ रहा है। अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन बने ये पूछ रहा है। G7 का मीटिंग कहाँ होगा? 52वां G7 का मीटिंग ये पूछ रहा है आपसे 2026 वाला। और हाल ही में किस देश पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाकर उसके राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अमेरिका द्वारा उठा लिया गया है ये आपसे पूछ रहा है। चलिए कल का आंसर देखते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इससे 18 बच्चों ने आंसर दिया है एवं 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है असम। अगला है कि गोवा में कितने ज़िले होंगे? 18 बच्चों ने आंसर दिया है एवं 28% बच्चा ने ही सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है 3। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? जिसे 18 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है एवं 22% लोगों ने ही केवल सही आंसर दिया है, जींद से सोनीपत। अगला है कि एक एस्टेगना मैनूटा नामक एक प्रजाति की खोज हुई है, वो किसकी नई प्रजाति है? तो यह है फलमक्खी की, मधुमक्खी की नहीं है भैया, फलमक्खी की है। 16% बच्चों ने आंसर दिया है, 16 बच्चों ने आंसर दिया जिसमें केवल मात्र 13% ही सही कर पाए हैं। तो जिसका सही हुआ है वो अपने आप को वीर समझेंगे मेरे तरफ से। अच्छा, 24 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिसमें 63% बच्चों ने सही आंसर लगाया है, रंजना प्रसाद देसाई। तो ये अच्छी बात है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होते हुए अब हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। क्या है आज की जानकारी? तो ये रहा अक्टूबर की, ये नवंबर और ये दिसंबर के न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स है। आप इसे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम होगा सफ़र एजुकेशन। आप इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे, और ये टेलीग्राम का QR है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो जब तक 1 घंटे के पहुँचे उससे पहले ही वीडियो को पूरा किया जाए। फिर मिलेंगे हम ओलंपिक टॉपिक के साथ अभी जस्ट ही, तब तक के लिए जय हिंद।